Hello everybody. Today we are going to learn a social science of 6th standard in that our geography's first chapter, which name is the planet Earth and solar system, and I am from Universal Public School. So students, आज हम social science का 6th standard का geography में जो फर्स्ट चैप्टर है नाम है द प्लैनेट अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लैनेट मतलब ग्रह, अर्थ जो पृथ्वी ग्रह है और सोलर सिस्टम है सौर मंडल है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है सोलर सिस्टम में? सोलर सिस्टम में सन, ऑल प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, मार्स, वेनस, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट्स होते हैं एंड उसके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं और उसके अंदर कॉमेट्स, मेट्रस, एस्ट्रोनाइट्स अवेलेबल होते हैं। इसमें स्टोर जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें अवेलेबल होते हैं। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन, मून एंड स्टार्स रिवॉल्व अराउंड इट। क्या होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले लोग ऐसा मानते थे, बिलीव्ड मतलब मानते थे, भरोसा करते थे कि अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो अर्थ प्लैनेट है वो यूनिवर्स का ही सेंटर है एंड द सन, मून एंड स्टार्स रिवॉल्व अराउंड इट। और ये जो सन, मून और जो स्टार्स है वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, ऐसा वो मानते हैं। फॉर सेंचुरीज दिस थ्योरी was accepted. Aristotle, a Greek philosopher, give this theory a written form. तो क्या हुआ, सेंचुरी तक, कुछ सेंचुरी तक ये थ्योरी सभी ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। अरिस्टोटल, अ ग्रीक फिलोसोफर, गिव दिस थ्योरी अ रिटन फॉर्म। जो अरिस्टोटल नाम के जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने ये थ्योरी बताई थी, लिखी थी। It was some time in the 16th century that the Polish astronomer Nicholas Copernicus, who lived in the Germany, proved this theory wrong. जो 16th सेंचुरी में क्या हुआ, तो पोलिश एस्ट्रोनॉमर जो एक एस्ट्रोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब जो लोग स्पेस यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कार्पोरेट-मेकर्स हु लिव्ड इन द जर्मनी, तो जर्मनी में रहने वाले निकोलस कार्पोरेट जो एक एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो थ्योरी था, जो सभी स्टार्स, मून, सन अर्थ के अराउंड घूमते हैं, वो जो थ्योरी था जो कि ग्रीक फिलोसोफर ने प्रूव किया था, वो थ्योरी गलत है। ये ऐसा किसने प्रूव किया, तो पोलिश एस्ट्रोनॉमर ने प्रूव किया। सम ईयर लेटर गैलीलियो गैलीली, एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, also insisted that the sun was the center of the universe. तो कुछ साल के बाद गैलीलियो गैलीली जो इटालियन साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने ऐसा बताया कि सन ये यूनिवर्स का सेंटर है, ऐसा उन्होंने बताया। यूनिवर्स मतलब जो आकाश पूरा रहता है, आकाश जिसके अंदर स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सीज अवेलेबल रहते हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स सभी अवेलेबल रहते हैं, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। ही हैड यूज्ड अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू स्टडी द यूनिवर्स एंड प्रूव द अर्थ सेंटर्ड थ्योरी रॉन्ग। उन्होंने क्या किया, तो ये जो टेलीस्कोप रहता है उनके पास का, यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया है कि वो एक टेलीस्कोप है, उसके माध्यम से यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई की और उन्होंने प्रूव किया कि सेंटर अर्थ जो यूनिवर्स का सेंटर है, ये जो थ्योरी था वो थ्योरी गलत है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया। Today we all know that the earth is a part of the solar system with the sun at its center. तो अब हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है और एक सोलर सिस्टम का पार्ट है।
और सन हमारा सेंटर है, ये हम अभी सब लोग जानते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब आकाशीय बॉडीज। सो क्या होता है यूनिवर्स में, यहाँ पर आपको एक पिक्चर बताया गया है। जो सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या रहती है, तो हॉट गैसेस रहते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, धूमकेतु जिसे हम कहते हैं, सैटेलाइट, उपग्रह, प्लैनेट ग्रह, स्टार मतलब तारा, मेट्रस, एस्ट्रोनाइट्स, क्षुद्र केतु जिसे कहते हैं, वो सभी यूनिवर्स में अवेलेबल रहते हैं। All objects that we see in the sky are called heavenly bodies और celestial bodies। जो आकाश में जो हम सब कुछ देखते हैं उसे हम heavenly bodies और celestial bodies कहते हैं। They include star, planet, satellite, comets, meteors and astronauts। तो उसमें क्या क्या होता है सेलेस्टियल बॉडीज़ में? स्टार्स रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं, स्टार मतलब तारा, प्लैनेट मतलब ग्रह, सैटेलाइट एज उपग्रह, कॉमेट्स मतलब धूमकेतु, मेटेरस एंड एस्ट्रोनाइट्स क्षुद्र केतु जिसे कहते हैं, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स में जो जो बॉडीज़ अवेलेबल रहती है उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। Our own earth is also part of the system and does it is called a heavenly body और celestial body। हमारा जो अर्थ है वो भी एक सोलर सिस्टम का वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है, इसीलिए हम इसे भी heavenly body कहते हैं। heaven मतलब स्वर्ग जिसे कहते हैं, और celestial body कहते हैं। The word celestial is derived from Latin word which means sky। ये जो वर्ड है सेलेस्टियल, ये वर्ड कहाँ से आया? तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग स्काई होता है, आकाश होता है। आवर यूनिवर्स, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द आवर यूनिवर्स। तो अब हम हमारे यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ बिलीव दैट 4600 million years ago star and planets were form a joint cloud of gases and dust particles called a nebula। तो पहले 4600 मिलियन के पहले ही एक स्टार था, एक स्टार का बहुत ही बड़ा गोला था, आग का गोला, जिसके अंदर से प्लैनेट्स कैसे आ गए, तो स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे आ गए, तो 4600 साल पहले, मिलियन साल पहले मतलब करोड़ों लाखों सालों पहले स्टार और प्लैनेट्स कैसे आए, तो एक जॉइंट क्लाउड था। किसका क्लाउड था? तो गैसेस का एक जॉइंट क्लाउड था एंड डस्ट पार्टिकल्स थे उसमें। जॉइंट क्लाउड में क्या थे? गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स थे। वो जब एक्सप्लोजन हुआ उसका, जिसे हम नेबुला कहते हैं, वो एक नेबुला था। नेबुला मतलब जिसके अंदर क्लाउड रहते, गैसेस के जॉइंट क्लाउड रहते हैं एंड डस्ट पार्टिकल रहते हैं। वो भी कितना? 4600 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब उस 4600 मिलियन साल पहले। नेबुला इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। नेबुला का मीनिंग क्या होता है? तो एक लैटिन वर्ड है नेबुला, और उसका मीनिंग क्या है? तो क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। डस्ट मतलब कचरा जिसे कहते हैं, क्लाउड ऑफ गैस मतलब ढग, क्लाउड। दिस नेबुला वॉज स्पिनिंग एंड हैड इट्स ओन ग्रेविटी। और ये जो नेबुला था, ये जो नेबुला था वो स्पिन करता था, मतलब घूमता था, एंड इट्स ओन ग्रेविटी, उसके पास उसकी खुद की ग्रेविटी थी, मतलब आकर्षित करने की जो शक्ति रहती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आपको एक बताया गया है, एक पिक्चर है, एक नेबुला का पिक्चर है। यहाँ पर हमें एक आइस दिखाई दे रहा है, जो कि यूनिवर्स में आई है ऐसा दिखाई दे रहा है, मगर ये एक्चुअली एक नेबुला है। दिस इमेज माइट लुक लाइक अ क्रीपी आई बॉल बट इट्स एक्चुअली अ नेबुला। तो ये क्या है? एक आँख की तरह हमें दिखाई दे रहा है, मगर ये आँख नहीं है, तो एक नेबुला है। नेबुला मतलब क्लाउड है एंड डस्ट पार्टिकल है, गैसेस की क्लाउड एंड डस्ट पार्टिकल है। नासा स्विट्जर स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर्ड दिस इमेज ऑफ द हेलिक्स नेबुला।
ये जो हेलिक्स नेबुला का पिक्चर है नासा ने स्पेस से कैप्चर किया गया है, विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्स्टलेशन एक्वायरस। जो एक्वायरस जो राशि होती है वो वहाँ पर अवेलेबल है, और ये हमसे 700 साल लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये जो नेबुला है हमसे 700 साल लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द नेबुला है, मतलब उसकी लाइट हम तक पहुंचने के लिए उसको 700 साल लगेंगे। यहाँ पर और एक पिक्चर है नेबुला का। इन दिस, जैसे कि इसमें अंदर क्या क्या है, तो एक क्लाउड है, उसके अंदर डस्ट है, तो इसका नाम है केरिना नेबुला। यू कैन स्पॉट टीनी येलो एंड वाइट डॉट्स इनसाइड पिंक डस्ट क्लाउड। ये जो पिंक कलर का क्लाउड है इसके अंदर येलो कलर के स्पॉट्स है और वाइट डॉट डॉट है। दोज टीनी डॉट आर न्यूली फॉर्म्ड स्टार। और ये जो टीनी डॉट है, छोटे छोटे डॉट्स है, वही स्टार बनेंगे बाद में। जब इसका एक्सप्लोजन होगा ये स्टार्स के फॉर्म में बाहर आएंगे। ये नेबुला का एक पिक्चर होता है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या है, तो गैसेस है, गैस है, डस्ट पार्टिकल है, वो सभी इसके अंदर है। नेक्स्ट है बिग बैंग। इट इज़ बिलीव्ड दैट द अराउंड 14 बिलियन ईयर एगो a hot ball of matter exploded with a big bang। पहले ऐसा मानते थे कि 14 बिलियन साल पहले क्या हुआ, तो एक हॉट बॉल था, एक पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ, एक पदार्थ का हॉट बॉल था जो कि एक्सप्लोड हुआ, मतलब फूट गया, विथ अ बिग बैंग। और वो बहुत ही ज़्यादा बिग बैंग में, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में वो फट गया बॉल। दिस क्रिएटेड मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। वो क्या किया, वो एक मैटर उस जब फटने के बाद उस वो क्या क्रिएट किया, तो मैटर, एनर्जी एंड स्पेस एंड टाइम क्रिएट किया। दिस बिग बैंग रिलीज्ड लाइक गैसेस लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन। वो जो बिग बैंग फट गया था उसके अंदर से हेलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज होते हैं। लेटर दिस क्रिएटेड द यूनिवर्स इंक्लूडिंग स्टार, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट। उसके बाद में जो हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के बाद उसमें से यूनिवर्स में स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट क्रिएट हो गए। फ्रैगमेंट ऑफ नेबुला अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड कोलाइड एट अ ग्रेट स्पीड। ये जो नेबुलाज रहते हैं, जो कि क्लाउड रहते हैं, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस के जो क्लाउड रहते हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। अट्रैक्ट मतलब खींचना, और कोलाइड एट अ ग्रेट स्पीड, और एक दूसरे को ऐसा जोर से टकराते हैं। तब क्या होता है, दिस कोलिजन कॉजेज द रिलीज ऑफ गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हेलियम। जो वो टकराते हैं एक दूसरे से, तो तभी क्या होता है, गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन एंड हेलियम गैस रिलीज होता है, विच गिव आउट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट देता है। एंड डज द यूनिवर्स इंक्लूड स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज एंड अदर बॉडीज विथिन वॉज क्रिएटेड। और क्या होता है, डज द यूनिवर्स इंक्लूड इट्स स्टार, मतलब यूनिवर्स में स्टार आते हैं, प्लैनेट आते हैं, गैलेक्सीज एंड अदर बॉडीज क्रिएट होते हैं। दिस एक्सप्लोजन वाज सो पावरफुल दैट सम मैटर इज स्टिल स्पिनिंग अवे फ्रॉम इट। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि जो पावरफुल पदार्थ है वो अभी भी उस एक्सप्लोजन के अराउंड घूमते हैं, अभी भी घूमते हैं। Next, we will discuss about the galaxy. Millions of stars, gas, and dust held together by the force of gravity from galaxy. तो गैलेक्सी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं जिसके अंदर गैस एंड डस्ट होता है। वो एक दूसरे को उनके ग्रेविटी फोर्स से खींचते रहते हैं, ग्रेविटी फोर्स में वो घूमते रहते हैं फ्रॉम अ गैलेक्सी। द यूनिवर्स कंसिस्ट, जो गैलेक्सी होता है, जो गैलेक्सी होता है वो गैलेक्सी, उसके अंदर जो स्टार्स, गैस, डस्ट जो है, जो भी है,
वो एक फोर्स में, एक ग्रेविटी में घूमते रहता है, क्योंकि वो फोर्स कहाँ से आता है, तो गैलेक्सी में से वो फोर्स आता है। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स कंसिस्ट होता है कैसे, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मतलब यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा मिलियंस की, करोड़ों अरबों करोड़ों के नंबर्स में गैलेक्सीज है। द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज अ न्यू स्टार आर बीइंग बोर्न। अभी यूनिवर्स इतना एक्सपेंड हो रहा है, मतलब इतना बढ़ रहा है, इतना खींचा जा रहा है कि उसमें अभी नए 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 स्टार्स का जन्म हो रहा है। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग टू वन ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उनमें से ही एक गैलेक्सीज में आता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, कॉल्ड आकाशगंगा और मिल्की वे। दिस गैलेक्सी इज नेम्ड सो बिकॉज इट इज लाइक अ वाइट बैंड ऑफ लाइट। इसका नाम आकाशगंगा जिसे हम कहते हैं, उसका नाम मिल्की वे भी रखा गया है, क्योंकि ये जो गैलेक्सी है इसके अंदर जिसे जब हम इसे देखते हैं तो एक वाइट लाइट बैंड ऑफ लाइट, मतलब वाइट बैंड ऑफ लाइट आती है, मतलब वाइट कलर की एक लाइट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे मिल्की वे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, द सन इज वन सच स्टार। तो इस गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, अरबों करोड़ों स्टार्स होते हैं, उनमें से सन एक स्टार है। यहाँ पर आपको पिक्चर बताया गया है कि एक जो है गैलेक्सी है, इसके अराउंड जितने भी स्टार्स हैं वो सभी गैलेक्सी इसी ही गैलेक्सी में आते हैं। एक गैलेक्सी का ऐसा पिक्चर होता है, यूनिवर्स में गैलेक्सी का ऐसा एक पिक्चर होता है, मतलब ऐसी गैलेक्सी होती है। नेक्स्ट, स्टार्स। Stars are used burning ball of hot gases which glow and shine in space. Stars are used burning ball of hot gases. स्टार्स क्या होते हैं, एक बर्निंग बॉल होते हैं जो कि हॉट गैस रहता है उसके अंदर, विच ग्लो एंड शाइन इन द स्पेस। वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, और शाइन इन द स्पेस मतलब चमकते हैं। दे आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड दे अपीयर as it any speck in the sky as they are far away from us। तो क्या होता है, दे आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड अपीयर्स, मतलब वो स्वयं प्रकाशित होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। अपीयर्स मतलब दिखाई देना। इट एनी स्पेक्ट इन द स्काई, और इसमें कुछ भी, स्पेक्ट मतलब चश्मे से भी दिखाई देते हैं, और हम अगर दूरबीन से भी देखेंगे, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो हमें दिखाई देती है। एज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, जैसे कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें उसे स्पेक्स मतलब स्पेक्स से देखना पड़ता है, अदरवाइज माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है। स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल। स्टार कैसे दिखाई देते हैं हमें, वो चमकते हैं, ट्विंकल होते हैं मतलब चमकते हैं, इसलिए हमें वो दिखाई देते हैं। This happens because light from the star has to pass through different layers of the atmosphere with varying densities. This happens because light from the star has passes through different layer, मतलब ऐसा क्यों होता है, स्टार हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो ये जो स्टार्स है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, और वो जो लाइट आती है स्टार से, जो उनकी जो स्टार्स की खुद की लाइट होती है, वो हम तक पहुंचने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट लेयर से पास होकर एटमॉस्फेयर में आना पड़ता है विथ अ वेरिंग डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी भी कम ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट उसकी डेंसिटीज़ में वो पास होकर, डिफरेंट लेयर में से वो पास होकर हम तक वो आते हैं। क्या आता है, जो स्टार्स रहता है उसका चमकना आता है, उतना ही आता है, उसके उतनी ही रोशनी हमें दिखाई देती है। यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ स्टार्स दिखाई देंगे, तो वो सन से भी ज़्यादा, कुछ कोई स्टार सन से भी ज़्यादा बड़े हैं, कोई स्टार सन से भी ज़्यादा छोटे हैं, कोई सन के साइज़ के होते हैं, फिर भी हमें वो बहुत ही ज़्यादा दूर है ऐसा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ही ज़्यादा दूर होते हैं, और उनका जो लाइट है हम तक पहुँचने के लिए सैकड़ों साल लगते हैं।
इतने ज़्यादा वो हमसे दूर है। और जो लाइट, उनका जो रोशनी है हम तक पहुंचने के लिए उनको उस रोशनी को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में एंड डिफरेंट डेंसिटीज़ में से पास होकर हम तक आना पड़ता है अर्थ तक पहुंचने के लिए। इसीलिए अर्थ से सभी स्टार चमकते हुए ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्टार एक्सपेक्ट द पोलर स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑल स्टार मतलब सभी स्टार एक्सपेक्ट द पोलर स्टार। एक पोलर स्टार को छोड़ के सभी स्टार ऐसे दिखाई देते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, ऐसे हमें दिखाई देता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसा क्यों होता है? तो अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। मतलब अर्थ, जो हमारी अर्थ होती है वो खुद ही पश्चिम से पूरब की ओर घूमते रहती है। और उसका सेंटर क्या होता है? पोल स्टार जो है उसका सेंटर होता है। पोल स्टार मतलब ये जो हमारा ध्रुव तारा है उस तारा को वो अपना सेंटर मानती है। अर्थ अपना सेंटर मानकर अर्थ पश्चिम से पूरब की ओर घूमते रहती है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सभी स्टार घूम रहे हैं, यूनिवर्स पूरा घूम रहा है, वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऐसा हमें लगता है। ये पोलर स्टार का जो पिक्चर है और उसके वो हमारा सेंटर है, अर्थ का वो हमारा सेंटर है और उसके अराउंड सभी स्टार घूम रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सन। तो सन क्या है ये तो हमें सबको पता है। सन क्या है, मून क्या है, प्लैनेट्स क्या है, अब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सन एक स्टार है, हमारा स्टार है। द सन इज अ स्टार। तो सन क्या है? तो एक स्टार है जिसे हम तारा कहते हैं। स्टार मतलब तारा, उस तारे का नाम सन है। इट इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार। ये जो है वो मीडियम साइज का तारा है। देर आर मेनी स्टार्स विच आर बिगर दैन द सन। और यूनिवर्स में बहुत ही सारे बड़े बड़े स्टार्स है जो कि सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। Since these bigger stars are far away from the earth, they appear smaller than the sun. ये जो बिगर स्टार होते हैं वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर 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 होते हैं, इसलिए हमें वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। सन से भी बहुत ही छोटे हैं ऐसा हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। The sun is near to our earth and this appears bigger than other। तो क्या होता है, ये जो सन स्टार है वो हमारे अर्थ को सबसे पास है। सब स्टार में से सन जो स्टार है वो हमारे अर्थ के बहुत ही करीब है। एंड दिस अपीयर्स बिगर देन द अदर। और ऐसे लगता है ये सन जो है वही सबसे बड़ा है और दूसरे जो तारे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, ऐसे हमें लगता है क्योंकि सन हमारे करीब है और दूसरे तारे हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। तो क्या आप जानते हैं लाइट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये जो लाइट होती है उसका स्पीड क्या होता है? ट्रैवल कैसे आती है लाइट? सन से लाइट जो अर्थ तक आती है उसका स्पीड क्या होता है? तो उसका स्पीड मतलब नॉट अ सन, सन से नहीं, एक लाइट है, प्रकाश है, जो प्रकाश का स्पीड क्या होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है उसका स्पीड क्या होता है? तो 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है लाइट, उसका स्पीड होता है लाइट का। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। और जो डिस्टेंस होता है जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है मतलब पास होती है
उसे एक साल में जो लाइट पास होती है, एक साल में जितनी लाइट डिस्टेंस पार करती है, पास होती है, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। मतलब एक अगर एक स्टार है, उसके पास से लाइट हम तक आने के लिए एक साल में उसको कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस पार करती है, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। मतलब एक साल में जितनी लाइट पास होती है उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। द लाइट फ्रॉम प्रोक्सिमा सेंटर द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन टेक्स 4 ईयर टू रीच अस। अब हमें हमारे अर्थ के पास सबसे करीब तारा स्टार है, तारा सन है, सन। तो सन को छोड़ के दूसरा तारा, अर्थ के करीब जो दूसरा तारा होता है, वो तारा उसकी लाइट हम तक आने के लिए, वो प्रोक्सिमा तारा जो है, सेंटर है, उसकी लाइट हम तक आने के लिए, अर्थ तक आने के लिए उसको 4 साल लगते हैं। क्योंकि उसकी जो लाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए उसको 4 साल लगते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दूर है, सन से भी ज़्यादा दूर है, इसीलिए वो 4 साल टाइम लेता है उसकी लाइट हम तक पहुंचाने के लिए। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू रीच द अर्थ। और हमारा जो सन है वो 8 मिनट और 20 सेकेंड लेता है अर्थ तक लाइट पहुंचाने के लिए। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है अर्थ तक पहुंचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम हमारे गैलेक्सीज, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमें अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हम सन के बारे में पढ़ रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, बिग बैंग क्या है, स्टार्स क्या होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आज के क्लास में इतना हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट, जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है, वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू।